सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अच्छा स्कोर चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। हेलो हेलो हेलो। आरंभ है प्रचंड, बिल्कुल सही बात है। और आज जो है हम लोग आरंभ सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आरंभ सीरीज से हम लोग जो है अपने फिजिक्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने जा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझने जा रहे हैं। बच्चा, आरंभ सीरीज जो है उन सभी बच्चों के लिए है जिनको फिजिक्स से डर लगता है, जिनको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स समझ में नहीं आते हैं, जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को फील नहीं कर पाते हैं। हमने ऐसे बहुत सारे बच्चों से सुना हुआ था जो ये बोलते थे, जो ये कमेंट करते थे कि बस फिजिक्स की वजह से मेरा सिलेक्शन रुक रहा है, फिजिक्स की वजह से मैं सेलेक्ट नहीं हो पा रहा हूं। तो ये उन्हीं से बच्चों के लिए एक ऐसी सीरीज को लाया गया है, एक ऐसी सीरीज से हम लोग बात करने वाले हैं जिसमें आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट फील कराए जाएंगे, न्यूमेरिकल्स आप अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बच्चा, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आरंभ सीरीज के अंतर्गत आपको जो है क्लास 11th और क्लास 12th की फिजिक्स को डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा, डिटेल्स में फील कराया जाएगा, जैसे आप न्यूमेरिकल्स को खुद से कर सकें। 135 में आपको जो है क्लास 12th की फिजिक्स दी जाएगी और 246 में आपको जो है 11th की फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो 135 में बच्चा मंडे का डे है और मंडे के दिन में आज हम स्टार्ट करने आ रहे हैं आरंभ सीरीज को। और आज आप क्लास 12th के फिजिक्स का एनसीईआरटी से फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को समझने वाले हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज आप क्लब स्टडी पर अभिषेक यानी मेरे साथ आरंभ सीरीज के अंतर्गत चार्ज क्या होता है, आवेश क्या है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं। आवेश कितने प्रकार का होता है, आवेश की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ऐसी क्या कंडीशन आ गई थी कि आवेश को भी पढ़ना पड़ा हम लोगों को। इन सभी बातों पर डिटेल से बात करने जा रहे हैं। तो चलिए हेड लगाते हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं कि आवेश क्या है। लेकिन ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बहुत ज्यादा एनर्जी भरी हुई है, तो इसी एनर्जी में दो लाइंस के साथ लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बच्चा, कि जो आपको आज चैलेंज लग रहा है, ध्यान समझिएगा, जो आज आपको चैलेंज लग रहा है वही आपके लाइफ को चेंज कर सकता है। तो चलिए बिल्कुल एक अच्छे दिन के साथ एक बढ़िया मस्त लेक्चर साथ स्टार्ट करते हैं। और हेड लगाना इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज बच्चा, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आपसे बात करें, इलेक्ट्रिक चार्ज को समझें, लेकिन उससे पहले बच्चा हम लोग को बात करना पड़ेगा कि मैटर क्या होता है, द्रव्य क्या है। अगर मैं आपसे बात करूं कि मैटर क्या है, आपको पता है जिस भी बॉडीज के पास मास प्रेजेंट है वो क्या है, मैटर। बच्चा, द्रव्य क्या है, जिसके पास द्रव्यमान उपस्थित होता है। ठीक है, मैं अगर आपसे बोलूं कि मैटर किससे मिलकर के बना हुआ है, तो आप सब लोग जानते हो अपना जो मैटर होता है वो एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। मैंने क्या कहा, मैंने सबसे पहले बात करना चाहा किसके बारे में, मैटर के बारे में। बच्चा, मैटर जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव्य बोलते हैं। द्रव्य क्या है, मैटर क्या है, आपको पता है जिसके पास मास प्रेजेंट है वो क्या है, मैटर है। और मैटर किससे मिलकर के बना हुआ है, मैटर एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। मैटर एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर बना। बच्चा, बहुत अच्छा, मैटर अपना जो है वो एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर के बना है। आप सबको ये भी पता है कि एडवांस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत अब तक हम लोगों ने मोर देन 100 एलिमेंट्री पार्टिकल्स को डिराइव कर रखा है, मोर देन 100 एलिमेंट्री पार्टिकल्स को जान चुके हैं। लेकिन ये जो 100 एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं ये काफ़ी रेयर होते हैं बच्चा, और हमारे कोर्स में डिस्कस नहीं किए गए हैं। हम लोग को मेनली बस जो है किससे बात करना है, हमारे 3 ही एलिमेंट्री पार्टिकल्स आने वाले हैं जिनके बारे में हम लोग डीलिंग करने वाले हैं। और वो कौन है, आई होप सबको पता है बच्चा, वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। बच्चा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन्हीं 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स को हम लोग समझने वाले हैं। इन्हीं 3 एलिमेंट्री पार्टिकल हमारे कोर्स में डिस्कस किए गए हैं। अच्छा, अब हमको ये बताओ बच्चा, क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास मास प्रेजेंट होता है, द्रव्यमान होता है कि नहीं होता है? हम सबने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन का अपना मास होता है, प्रोटॉन के पास उसका अपना मास होता है और न्यूट्रॉन के पास उसका अपना मास होता है। क्या आप बता सकते हैं वो मास कितना होता है? तो आपको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बच्चा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कितना होता है 9.1 इंटू
10⁻31 kg। बहुत अच्छा। अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? 1.27 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? आपको पता है मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन एटलीस्ट लगभग एक दूसरे क्या होते हैं? बराबर होते हैं। 1.27 इंटू 10⁻27 kg बच्चा। बहुत अच्छा। अब अगर हम लोग को ये कंफर्म हो गया कि इलेक्ट्रॉन के पास इलेक्ट्रॉन का मास है, प्रोटॉन के पास प्रोटॉन का मास है और न्यूट्रॉन के पास उसका अपना मास है बच्चा, यहाँ पर हमको एक दिमाग में आता है हमारे कि हमारे पास हम लोग के पूर्वज हैं जिनका नाम है क्या? न्यूटन बाबा। बच्चा एक कहावत है हम लोग हैं, मतलब गांव के लोग बोलते हैं बाबा जी बाबा जी, तो वैसे मैं बोल रहा हूँ वो हमारे पूर्वज हो चुके हैं। तो हमने क्या बोला है? हमारे कहावत है क्या? न्यूटन बाबा जी हैं। और न्यूटन बाबा ने हमको ये बता चुका है बच्चा, न्यूटन बाबा हमको ये बता के गए हैं कि अगर किसी बॉडी के पास, अगर किसी भी निकाय, किसी भी बॉडी के पास मास प्रेजेंट है तो वो बॉडी एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ आकर्षण बल लगाती है अगर उनके पास क्या प्रेजेंट है? मास प्रेजेंट है तो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं बच्चा। कौन से फोर्स कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण कितना होता है बच्चा? ये एफ ऑफ जी का मान कितना होता है? जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक बॉडी दूसरे बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है अगर बॉडीज के पास क्या प्रेजेंट होगा? मास प्रेजेंट होता है तो, जो कि हम लोगों ने 11th क्लास में बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ रखा है इस टॉपिक को लेकर के। तो ऐसे ही हमारा एक्सपेक्टेशन निकल कर क्या आता है बच्चा? ध्यान रखना, हम लोग एक एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि अगर न्यूट्रॉन के पास, अगर इलेक्ट्रॉन के पास उनके पास मास प्रेजेंट है तो डेफिनेटली सी बात है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का कर रहा होगा? अट्रैक्ट कर रहा होगा। प्रोटॉन बॉडी प्रोटॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे होंगे और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा, क्योंकि इन सबके पास इनका खुद का मास प्रेजेंट है। तो ये हमने एक्सपेक्ट किया। हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस, बच्चा 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखते हैं तो दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। और वो कितना अट्रैक्ट करेंगे बच्चा? जो है ग्रेविटेशनल फोर्स ये भी फाइंड कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से कितना अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकल के आता है कितना? जी m1 m2 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। अब वो कितना हो जाएगा? जी के वैल्यू कितने बच्चा? जो है 6.67 इंटू 10⁻11। m1 m2, m1 का मान हम लोग को मिलता है कितना मास बचा? 9.1 इंटू 10⁻31 का होल स्क्वायर। m1 m2 अपने पास मास प्रेजेंट है और डिस्टेंस कितनी बचा? जो है 10⁻2 का होल स्क्वायर। इतने फोर्स से इलेक्ट्रॉन बॉडी दूसरे बॉडी पार्टिकल्स अपनी और दूसरे को अट्रैक्ट करने वाला है। और आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलने वाली है 5.5 इंटू 10⁻67 न्यूटन। 5.5 इंटू 10⁻67 न्यूटन से एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल दूसरे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ऐसा हमारा क्या निकल के आया था? एक्सपेक्टेशन निकल के आया था। चलिए साथ में हम लोग क्या करने वाले हैं? साथ में हम लोग जो है इसी को एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि अगर सच में, ऐसा मैंने सोचा था क्योंकि न्यूटन बाबू ने बताया है कि अगर किसी भी पार्टिकल्स के पास मास प्रेजेंट होगा तो वो एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे बच्चा। सेम टू सेम अगर इलेक्ट्रॉन के पास क्या प्रेजेंट है? मास प्रेजेंट है, तो मेरा ये एक्सपेक्टेशन निकल के आया था कि एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। और फिर हम लोग जो है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला अप्लाई करके कितने न्यूटन की फोर्स से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाले हैं ये फाइंड कर सकते हैं। और हमको पता चला 5.5 इंटू 10⁻67 न्यूटन से एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल दूसरे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन निकल कर क्या आया। लेकिन इसी बात को हम चल रहे हैं अब जो है एक्सपेरिमेंट करने बच्चा।
और एक्सपेरिमेंट करने वाले हम एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल को 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ही दूसरे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स के रखते हैं और फिर देखने वाले एक्चुअली में ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पर जैसे ही हमने जो है एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल को दूसरे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल से 1 सेंटीमीटर पर रखने पर फ्री किया बच्चा, हुआ क्या कि एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स ना लगाकर रिपल्सन का फोर्स लगा रहे हैं, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। एक्चुअली में हो क्या रहा है, अभी तो हमको पता चला था कि हमारा एक्सपेक्टेशन ये निकल करके आया था इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करने वाले हैं 5.5 इंटू 10 की पावर माइनस 67 न्यूटन से। ऐसा फॉर्मूला प्रूफ हो चुका है, ऐसा नहीं फॉर्मूला गलत बचा। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स है, हम लोगों ने 11 में पढ़ा हुआ था। न्यूटन बाबा ने हमको ये बता के समझा के चले गए हैं। और फिर हमने जब एक्सपेरिमेंट किया इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स के ऊपर सेम चीज को, इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा, तो हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को दूसरे पार्टिकल्स को रिपेल कर रहा है अट्रैक्ट करने के स्थान पे। और उसके फिर जब फोर्स काउंट किया गया बच्चा, तो वो फोर्स निकल करके आता है 2.3 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन के फोर्स से एक दूसरे क्या कर रहे हैं, ये रिपेल कर रहे हैं। एक्चुअली में हो क्या रहा है, इनको करना था अट्रैक्ट, लेकिन इन्होंने कर क्या दिया, इन्होंने रिपल्सन का फोर्स होकर दिया बच्चा। मैं लिख रहा हूं कौन सा फोर्स है, ये रिपल्सन का फोर्स है। और ये कौन सा फोर्स है, ये अट्रैक्शन का फोर्स। हमने क्या कर रखा था, हमने ये एक्सपेक्टेशन किया था कि अट्रैक्शन का फोर्स आएगा, लेकिन जब मैं एक्सपेरिमेंट करने गया तो हमने क्या देखा, इनके बीच में रिपल्सन का फोर्स आ गया। अब समझ में आ रहा है एक्चुअली में है क्या, एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन के पास मास होने के साथ साथ कोई एडिशनल प्रॉपर्टी भी है, कोई अन्य प्रॉपर्टी है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, रिपल्सन शो करा रहा है बच्चा। और इसी फोर्स को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स। इस फोर्स को क्या बोला जाता है बच्चा, इलेक्ट्रिक फोर्स बोला जाता है। और इलेक्ट्रिक फोर्स किसके कारण है, जिस प्रॉपर्टी के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हो रहा है बच्चा, उस प्रॉपर्टी को बोलने वाले हैं हम लोग, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं चार्ज। अब समझ में आया कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन के पास मास होने के साथ साथ कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी भी है जिसके कारण हम लोग यहाँ जो है इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हो जाता है। और इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हो रहा है जिस प्रॉपर्टी के कारण, उस प्रॉपर्टी में क्या बोलने बच्चा जो है, चार्ज बोलने आ रहे हैं। क्या बोलने आ रहे हैं, चार्ज बोलने आ रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो ये बात नोट करिएगा, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। आपने नोट कर लिया है तो हम अब इसको रफ करने जा रहे हैं। एक बार जल्दी से फिर से बात कर लेते हैं। हुआ क्या, हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक चार्ज पर। एक्चुअली में विद्युत आवेश होता क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो हमने ये कहा कि चार्ज पढ़ने से पहले हमको ये पढ़ना पड़ेगा कि मैटर क्या है। बच्चा आप सबको पता है द्रव क्या होता है, द्रव वह है जिसके पास क्या प्रेजेंट हो, मास प्रेजेंट हो। और मैंने ये बोला कि मैटर बताओ किससे मिलकर बना हुआ, तो आपने कहा मैटर जो है वो एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, जिनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मेनली हमारे पास ये थे एलिमेंट्री पार्टिकल्स होने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के पास उनका अपना अपना क्या होता है, मास प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल का मास है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी। प्रोटॉन पार्टिकल्स का मास है 1.27 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी। और न्यूट्रॉन का मास है जो कि लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है 1.27 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी। फिर आते हैं न्यूटन बाबा। न्यूटन बाबा ने हमको ये बताया था कि अगर किसी भी पार्टिकल के पास मास प्रेजेंट होगा, द्रव्यमान प्रेजेंट होगा, तो वह बॉडी एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। और बच्चा ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर्मूला क्या होता है, F ऑफ G इक्वल टू G m1m2 बाय r स्क्वायर। तो ऐसा मैंने एक्सपेक्टेशन कर लिया कि अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स को दूसरे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल से 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस रखते हैं तो इनके बीच में कौन सा फोर्स आएगा, अट्रैक्शन फोर्स आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। और हमने क्या किया, ग्रेविटेशनल फोर्स को काउंट कर लिया बच्चा, G m1m2 बाय r स्क्वायर से हमने निकाला तो 5.5 इंटू 10 की पावर माइनस 67 न्यूटन से एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स दूसरे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। चलिए ये अट्रैक्शन फोर्स आ गया, ऐसा मैंने एक्सपेक्टेशन किया था। लेकिन जब इसी बात को हमने जो है एक्सपेरिमेंट करने गए, हमने सच में 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स को 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा, तो हमने ये देखा कि इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ना होने के बजाय ये इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स दूसरे
दूसरे इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स को रिपेल कर रहे थे। इनके बीच में लगना था अट्रैक्शन का फोर्स, लेकिन एक्चुअली में इनके बीच में जब एक्सपेरिमेंट करने गए तो हमने देखा कि इनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स ना लग करके रिपल्सन का फोर्स आ रहा है। और जब मैंने देखा वो मैंने काउंट किया, मेजर किया, हम लोगों ने ये देखा कि वो कितना फोर्स है, तो निकल के आता है 2.3 न्यूटन पर माइनस 24 न्यूटन। बच्चा कितना निकल के आता है 2.3 इंटू 10 की पावर माइनस 24 न्यूटन से इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। ऐसा एसपी वर्मा सर ने बुक में लिखा हुआ है। तो बच्चा 2.3 इंटू 10 की पावर माइनस 24 न्यूटन के फोर्स से एक दूसरे को जब इलेक्ट्रॉन रिपल्स कर रहे थे, तो ये बात कंफर्म हुई कि इलेक्ट्रॉन्स के पास मास होने के साथ साथ कोई एडिशनल प्रॉपर्टी भी है जो यह शो करा रही है इनके बीच में रिपल्सन फोर्स निकल के आता है, और इसी फोर्स को बोला गया इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स जिस एडिशनल प्रॉपर्टी के कारण लगता है बच्चा, उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है चार्ज। क्या बोला जाता है? चार्ज। बहुत अच्छा है। अच्छा एक बात देखो कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा जो निकल करके आ रहा है बच्चा, वो निकल कर गया 5.5 इंटू 10 की पावर माइनस 67 न्यूटन का, और जो इलेक्ट्रिक फोर्स निकल करके आता है वो आता है 2.3 इंटू 10 की पावर माइनस 24 न्यूटन का। दोनों यूनिट्स को ध्यान देंगे ना बच्चा। ग्रेविटेशनल फोर्स का मैग्नीट्यूड 5.5 इंटू 10 की पावर माइनस 67 न्यूटन का, इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड 2.3 इंटू 10 की पावर माइनस 24 न्यूटन का। यहां से एक बात एकदम कंफर्म क्लियर हो रही है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है अपना जो है वो मच मच ग्रेटर देन है बच्चा ग्रेविटेशनल फोर्स से। मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आता है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से बच्चा। आपने ये बात नोट कर ली थी। चलिए हम इसको रफ कर रहे हैं और थोड़ी सी आगे बात करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज पर हम लोग क्या लिखने आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव सम एडिशनल प्रॉपर्टी apart from their mass which is responsible for electric force this is additional property of electron is called electric charge। बहुत अच्छा बच्चा। मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव सम एडिशनल प्रॉपर्टी अपार्ट फ्रॉम देयर मास विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर electric force। this additional property of electron is called electric charge। मतलब बच्चा कि इलेक्ट्रॉन के पास मास होने के साथ साथ कोई और प्रॉपर्टी भी है जिसके कारण वह विद्युत बल को प्रभावी बना रहा है, विद्युत बल को प्रभावशाली बना रहा है, और इसी बल को मतलब इसी प्रॉपर्टी को, इसी गुण को हम लोग क्या बोलने आ रहे हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज बोलने आ रहे हैं, विद्युत आवेश बोलने जा रहे हैं बच्चा। बहुत अच्छा। शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल अगर बोलना चाहूं तो जैसे हम लोग ये बोलते हैं बच्चा कि जो मास होता है, मास रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। किसके लिए होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए होता है। सेम टू सेम बच्चा जो है, जो चार्ज होता है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? चार्ज जो है ये रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। जैसे मास किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, ऐसे चार्ज किसके लिए है? इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। इतनी सी बात सिंपल सी हम लोग को समझ में आ गई। फिर हम लोग जो एक्सपेरिमेंट कर ही रहे हैं तो क्यों ना साथ साथ जो है इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ बच्चा
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स भी कर लिया जाए। जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रोटॉन्स के पास भी क्या प्रेजेंट थे, प्रोटॉन के पास भी क्या प्रेजेंट था बच्चा, प्रोटॉन के पास मास प्रेजेंट था और न्यूट्रॉन्स के पास मास प्रेजेंट था। तो ये दोनों भी एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते, अट्रैक्ट करते। लेकिन अभी हमने एक्सपेक्टेशन में देखा था और हमारा जो एक्सपेरिमेंट था वो अलग आया था। तो चलिए अगर प्रोटॉन पे भी अपना क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं कि प्रोटॉन पे क्या हो रहा है। ये सारी बातें कहाँ से निकल के आ रही हैं, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बच्चा कहाँ से है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। हमने क्या किया, प्रोटॉन को 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर क्या किया, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे उठा के रख दिया बच्चा प्रोटॉन्स को। प्रोटॉन पार्टिकल जब 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस रखा गया तो इनके बीच में एक्सपेक्टेशन से क्या लगता, ग्रेविटेशनल फोर्स आता है और ये दूसरे को अट्रैक्ट करते। पर एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ क्या, जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया कि जब प्रोटॉन पार्टिकल्स को 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा गया तो वो एक दूसरे को रिपल्सन शो कर रहे थे। आपको पता है इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। और वो भी सेम फोर्स से एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे जितना एक इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा था, कितना 2.3 इंटू 10 की पावर -24 न्यूटन से ये दूसरे को रिपेल कर रहे थे। बच्चा ध्यान रखना, ये दूसरे क्या कर रहे थे, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स को रखा गया था तो भी रिपल्सन आ रहा था और जब प्रोटॉन पार्टिकल्स को रखा गया तो भी रिपल्सन आ रहा है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स के पास भी चार्ज प्रेजेंट है और प्रोटॉन के पास भी क्या प्रेजेंट है, चार्ज प्रेजेंट है, जिसके कारण जो है इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो अप्लाई हो रहा है। और इसी प्रॉपर्टी को चार्ज बोलते हैं। मतलब प्रोटॉन्स के पास भी क्या प्रेजेंट है, चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है क्योंकि उसके उस प्रॉपर्टी का इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हो रहा है। प्रोटॉन्स के पास भी चार्ज है क्योंकि यहां भी देखो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हो जा रहा है। लेकिन चलिए देखते हैं न्यूट्रॉन्स के पास क्या है। अब न्यूट्रॉन पार्टिकल को हमने क्या रखा, एक दूसरे के पास में रखा। बहुत अच्छा, एक न्यूट्रॉन पार्टिकल्स को दूसरे जब न्यूट्रॉन पार्टिकल्स के पास रखा गया है, मैंने क्या कहा, एक न्यूट्रॉन पार्टिकल्स को दूसरे न्यूट्रॉन पार्टिकल्स के पास रखा है, कितने सेंटीमीटर पर, 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया। हुआ क्या एक्चुअली में, न्यूट्रॉन पार्टिकल्स को अट्रैक्शन शो करा रहे हैं और जो अट्रैक्शन फोर्स निकल करके आ रहा है बच्चा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर निकल करके आ रहा है। और अगर हम लोग चाहें तो कैलकुलेशन करके जो है फाइंड कर सकते हैं कि न्यूट्रॉन पार्टिकल्स के बीच में कितना निकल करके आता है। आपको न्यूट्रॉन पार्टिकल्स का मास पता है तो आप अगर निकालते हैं तो आई होप ये आता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस समथिंग, आई होप 60 टाइप्स का निकल के आता है। 60 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होता है न्यूट्रॉन पार्टिकल्स के बीच में जो है। अगर मैं कंफर्म करता हूं तो कितना आता है ये, हाँ बच्चा कितना फोर्स निकल आ रहा है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 60 न्यूटन के फोर्स से न्यूट्रॉन पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया है कि इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या प्रेजेंट है, चार्ज प्रेजेंट है, प्रोटॉन के पास क्या प्रेजेंट है, चार्ज प्रेजेंट है, लेकिन न्यूट्रॉन के पास क्या प्रेजेंट है, सिर्फ मास प्रेजेंट है, क्योंकि इनके बीच में सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है और भी किसके बराबर अप्लाई हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर अप्लाई हो रहा है। तो न्यूट्रॉन्स पार्टिकल्स के पास चार्ज प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स के पास और प्रोटॉन पार्टिकल्स के पास क्या प्रेजेंट है, चार्ज प्रेजेंट है। अभी बात करते हैं इसके मैग्नीट्यूड के बारे में कि क्या इलेक्ट्रॉन के पास जितना चार्ज होता है सेम उतना ही प्रोटॉन के पास होता है, ये चार्ज कितने प्रकार का होता है, इन टॉपिक पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आप ये नोट करना चाहें तो इसे नोट कर लीजिए और फिर मैं रफ कर रहा हूं। अच्छा, अगर जो है चार्ज की कोई बेसिक डिफिनीशन लिखी जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि जो चार्ज है ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स का एक बेसिक प्रॉपर्टी है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है बच्चा। और फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टी हम लोग डिफिनीशन में नहीं लिख सकते हैं। हाँ, कंपेयर करके जो है इनकी वैल्यू जरूर बता सकती है कि किसी पार्टिकल्स पर कितना चार्ज प्रेजेंट है, ये फाइंड कर सकते हैं, लेकिन चार्ज की डिफिनीशन नहीं लिखी जाती है। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि मास क्या है, टेम्परेचर क्या है, लेंथ क्या है, तो इन सभी क्वांटिटीज की आप डिफिनीशन नहीं बताते हो, आप इनकी वैल्यू बताते हो, आप इनका मैग्नीट्यूड बताते हो। तो वैसे ही चार्ज पार्टिकल की कोई डिफिनीशन नहीं है, इसलिए हम लोग जो है इसको ये लिख सकते हैं कि चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ, क्या लिखने वाले हैं, चार्ज
जैसा कि हमने आपको बताया कि चार्ज को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, चार्ज की डिफिनीशन नहीं कर सकते हैं, कंपेयर करके उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो उसी टॉपिक मैंने क्या लिख रखा है बच्चा कि चार्ज इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स एंड इट्स डिफिनीशन इज एज डिफिकल्ट एज द डिफिनीशन ऑफ मास और टाइम और लेंथ। द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलाम। बच्चा चार्ज की जो एसआई यूनिट ली गई है वो क्या ली गई है, कूलाम ली गई है, और जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल सी से। तो मेजरमेंट करके जो है कंपेयर करके ये देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज निकल करके आता है वो कितना आता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम का चार्ज प्रेजेंट होता है किसी एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स पर। चलिए बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ चार्ज क्या होते हैं, आवेश कितने प्रकार का होता है, क्या ये एक प्रकार का होता है या दो होता है या दो से भी अधिक होता है। चलिए देखते हैं कि आवेश कितने प्रकार का होता है। बच्चा ध्यान रखना, हिंदी मीडियम के लिए बात कर दे रहा हूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है बच्चा मैंने इसके लिए बेसिक आपको बताया हुआ है कि चार्ज इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल। बच्चा आप क्या बोलने वाले हो कि आवेश जो है वो एलिमेंट्री पार्टिकल्स का क्या है, एक कोई बेसिक प्रॉपर्टी होने वाली है जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है। चलिए हम लोग इसको रफ कर रहे हैं, अगर आपको नोट करना है तो कर लीजिएगा बच्चा। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज की। हेडिंग लगाइएगा टाइप्स ऑफ चार्ज। बच्चा आप सबको पता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। बच्चा आवेश क्या होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं। मैं क्या लिखने आ रहा हूं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। बच्चा आवेश दो प्रकार होते हैं, दो टाइप्स के चार्ज होने वाले, ये बात हम आपको फील कराने वाले हैं। बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि एक्चुअली में क्या होने वाला है, हम लोग सभी टॉपिक्स को फील करके चलेंगे, डिटेल्स में समझने वाले हैं ताकि हमको समझ में सके कि एक्चुअली में ये चार्ज दो प्रकार के कैसे हो रहे हैं। फीलिंग क्रिएट करनी है आपके और अपने बीच में भी, और हम सबका फिजिक्स से भी क्या करने वाले हैं, फीलिंग क्रिएट करने वाले हैं। ध्यान दीजिए, कुछ लोग कहीं और फीलिंग क्रिएट करने लगे होंगे तो लौट आ जाओ, फीलिंग यही क्रिएट होने वाली है। क्या है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, कैसे निकल के आया चलिए समझते हैं। हुआ क्या था, अभी हम लोगों ने जो अपना डिस्कस कर रखा था, जब हमने एक्सपेरिमेंट किया हुआ था तो हम लोगों ने क्या देखा हुआ था कि जब इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल्स को 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया था तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हो गया था बच्चा, और वो कितना निकल के आया था, इलेक्ट्रिक फोर्स निकल करके आया था कितने का 2.3 इंटू 10 की पावर -24 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ था। और प्रोटॉन्स को जब हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ था तो इनके फोर्स बीच में भी क्या अप्लाई हो गया था, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई हुआ था। और बच्चा कितने न्यूटन का, ये भी जो है 2.3 इंटू 10 की पावर -24 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ था। दोनों फोर्स देखो तो मैग्नीट्यूड में आपस में क्या निकल के आ रहे हैं, इक्वल निकल के आ रहे हैं बच्चा। और दोनों कैसे फोर्स थे, रिपेल कर रहे थे दूसरे को, रिपल्सन फोर्स थे। कैसे फोर्स थे, रिपल्सन फोर्स थे। तो यहां से एक बात कंफर्म हो रही है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है दोनों का सेम निकल के आ रहा है, मैग्नीट्यूड सेम निकल के आ रहा है। यहां पे एक बात कंफर्म हो रही है कि जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स के पास प्रेजेंट है उतना ही चार्ज क्या है, प्रोटॉन पार्टिकल्स के पास प्रेजेंट है। बच्चा मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। क्यों, क्योंकि इनके दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स आपस में क्या आ गया है, सेम आ गया है। तो ये बात तो कंफर्म हो चुकी है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास चार्ज जो है वो सेम है बच्चा। जैसे इन दोनों का मास क्या था, अलग अलग था, लेकिन दोनों के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है वो क्या निकल के आने वाला है, वो लगभग सेम आने वाला है। बहुत अच्छा। अब एक बात ध्यान रखना, अगर इसी बात को हम लोग देखने वाले हैं, पहले इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के पास रखा था हम लोगों ने, प्रोटॉन को प्रोटॉन के पास रखा था। चलिए इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के पास रखते हैं और फिर देखते हैं एक्चुअली में इनके पास क्या हो रहा है। हुआ क्या कि जब एक इलेक्ट्रॉन को 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस बचा, हम लोग 1 सेंटीमीटर को रख रहे हैं ताकि हमारा एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन करने पे बिल्कुल सही आ जाए। 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक प्रोटॉन के पास रखा गया तो इनके बीच में भी क्या लगना चाहिए था, क्योंकि अभी आपने कहा था इलेक्ट्रॉन के पास क्या प्रेजेंट है, चार्ज प्रेजेंट है, प्रोटॉन के पास क्या प्रेजेंट है, चार्ज प्रेजेंट है। और चार्ज कौन सा फोर्स अप्लाई करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करता है। तो इनके बीच में कैसा फोर्स आना चाहिए था, इलेक्ट्रिक फोर्स आना चाहिए था, और आया भी। इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगा,
लेकिन उसका भी मैग्नीट्यूड जो है सेम निकल करके आ रहा है। और कितना आ रहा है 2.3 इंटू 10⁻24 न्यूटन से। मतलब जब इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के पास रखा गया तो इनके बीच में फोर्स आया था 2.3 इंटू 10⁻24 न्यूटन का। जब प्रोटॉन को 1 सेंटीमीटर प्रोटॉन के पास रखा गया दूर तो निकल के आया इलेक्ट्रिक फोर्स 2.3 इंटू 10⁻24 न्यूटन का। और जब एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल को दूसरे प्रोटॉन पार्टिकल्स के पास रखा गया तो भी इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स निकल के आता है 2.3 इंटू 10⁻24 न्यूटन का। मतलब लेकिन बच्चा इनके पास एक प्रॉब्लम आई, यहां पर अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल जो है दूसरे प्रोटॉन पार्टिकल्स को एक दूसरे को ये अपने क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। इनके बीच में कैसा फोर्स आ रहा है, अट्रैक्शन फोर्स आ रहा है। मतलब जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये 2 टाइप्स का फोर्स होने जा रहा है। एक तो रिपल्सन फोर्स बनने जा रहा है और दूसरा अट्रैक्शन फोर्स बनने जा रहा है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन फोर्स आ रहा है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन फोर्स आ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स आ रहा है। मैग्नीट्यूड देखो समान है, इसका मतलब है जितना चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के पास है उतना ही चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन के पास है। लेकिन यहां पर समझ में आता है कि चार्ज जो है वो 2 टाइप्स के होने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है, प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं जबकि अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या ऐसे हम लोग समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? हाँ, यहां तक देखो थोड़ी बहुत जगह हम लोग को क्लियर हो रही है कि इलेक्ट्रॉन्स के पास एक अलग चार्ज है, मैग्नीट्यूड सेम है, इनके पास पॉजिटिव होगा, किसी दूसरे पास नेगेटिव होगा, क्योंकि दोनों अनलाइक चार्जेस हैं। और अनलाइक चार्जेस के बीच में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स निकल कर क्या आ रहा है। लेकिन चलो इसको और जल्दी समझने के लिए एक और एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं बच्चा। हम लोग क्या करने आ रहे हैं, हमने एक डब्बा लिया, क्या लिया बच्चा, एक हमने जो है एक डब्बा पैक लिया, ठीक है। इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स को रखा गया, आपको पता है इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स को 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर अगर आप जो है इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स के पास लेके जाओगे तो इनके बीच में 2.3 इंटू 10⁻24 न्यूटन का रिपल्सन फोर्स आएगा। लेकिन हमने उस डब्बे के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन के साथ साथ, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन के साथ साथ जो है एक प्रोटॉन भी पैक कर दिया। ये देखो, एक इलेक्ट्रॉन रख लिया उस डब्बे में और एक प्रोटॉन रख लिया। और फिर जब हम लोग जो है इसको इलेक्ट्रॉन के पास लेकर के गए तो इसके बीच में ना तो अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है और ना ही जो इनके बीच में क्या हो रहा था, अट्रैक्शन फोर्स नहीं हो रहा था, रिपल्सन फोर्स नहीं हो रहा था। इसका मतलब ये कंफर्म हो रहा है कि अभी इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो गया, शून्य हो गया। ध्यान रखना, हम लोग बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात अभी नहीं हो रही है, वो वैल्यू वाला फंड निकाल सकते हैं हम लोग। अभी हम लोग जो है बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स की। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को दोनों को एक डब्बे के अंदर पैक कर लिया गया और फिर जब हम इलेक्ट्रॉन के पास लेकर के गए तो इनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स शून्य हो गया था। जब इसको एक प्रोटॉन के पास लेके गए तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो गया है, शून्य हो गया है। तो ये बात कंफर्म हो गई कि इसके बीच में अभी जो चार्ज प्रेजेंट है, अगर एक ही कंटेनर के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को रख दिया गया तो इनके ऊपर जो चार्ज हो गया वो 0 हो गया है। तो ये बात कंफर्म हो गई है, किसी एक के पास चार्ज क्या होने वाला है, पॉजिटिव चार्ज होने वाला है, किसी दूसरे। अनफॉर्चुनेटली बच्चा लाइट चली गई थी, इसलिए हम लोग को थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, थोड़ी सी इशू हुई, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। पर हम लोगों ने बात कर रहे थे टॉपिक पर जो है, हमने अभी तक ये कंफर्म कर रखा था कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को जब एक कंटेनर के अंदर एक साथ पैक किया गया था तो हमने ये देखा कि जब आप इस कंटेनर को इलेक्ट्रॉन के पास लेके जाते हो तो कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स काम नहीं करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स 0 हो जाता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कंटेनर बंद करके प्रोटॉन के पास लेके जाते हैं तो फिर से जो है कोई इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई नहीं हुआ, मतलब ना तो अट्रैक्शन फोर्स आ रहा है ना ही रिपल्सन फोर्स आ रहा है। तो ये बात भी कंफर्म हो गई है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स को जब एक डब्बे के अंदर पैक किया गया तो पूरे कंटेनर का जो चार्ज निकल के आने लगा वो 0 आ गया। कितना आ गया, पूरे कंटेनर के साथ क्या हो गया, शून्य हो गया है। इसका मतलब ये कंफर्म है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स पर मैग्नीट्यूड में तो सेम पर एक दूसरे का अपोजिट चार्ज प्रेजेंट है। मतलब अगर एक दूसरे को एक साथ रखते हैं तो नेट चार्ज क्या हो जा रहा है, 0 निकल करके आ रहा है। अब किसी एक को मैं पॉजिटिव बोलने वाला हूं और किसी एक को मैं नेगेटिव बोलने वाला हूं बच्चा। तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था, ऐसा ये कोई प्रूफ नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को ही नेगेटिव और प्रोटॉन को पॉजिटिव बोलूंगा, पर ऐसे हम लोग बोलते चले आ रहे हैं। हम लोगों ने रख लिया कि बच्चा इलेक्ट्रॉन्स क्या मानने वाला हूं, नेगेटिव चार्ज मानूंगा और प्रोटॉन्स को मैं क्या मानने वाला हूं, पॉजिटिव चार्ज मानूंगा। तो मतलब अब
से क्या कंफर्म हो गया है कि चार्ज क्या होने वाले हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, नंबर वन पॉजिटिव चार्ज, नंबर वन पॉजिटिव चार्ज और नंबर टू नेगेटिव चार्ज। मतलब पॉजिटिव चार्ज हम लोग जो क्या रखते हैं, प्रोटॉन्स को रखते हैं, और नेगेटिव चार्ज हम लोग क्या रखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कर देते हैं। पॉजिटिव पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। बच्चा आप सबको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स पर प्रेजेंट होने वाला, प्रोटॉन पर प्रेजेंट होने वाला चार्ज क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इतना ही अपोजिट चार्ज प्रेजेंट होगा प्रोटॉन का। मतलब अगर ये प्लस है तो अगर इसके पास जो है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन के पास हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज। बस क्या हो जाएगा, नेगेटिव में होगा। प्रोटॉन पर सेम मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव आएगा, इलेक्ट्रॉन पर सेम मैग्नीट्यूड का नेगेटिव आएगा। तो ये कंफर्म हो चुका है कि चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन को मैंने पॉजिटिव कर दिया, इलेक्ट्रॉन को मैंने नेगेटिव कर दिया। दैट्स फाइनल हो गया। चार्ज कितने प्रकार का होता है, बाकायदा एक्सपेरिमेंट लेकर के सारी बातों को समझते हुए हमने कर लिया बच्चा। एक और बात ध्यान रखना यार, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमने क्या आपको समझा रखा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज द मच 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 ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। बता इस बात को बहुत ध्यान रखना। कंपेयर करेंगे हम लोग एक हेड लगाने वाले हैं, एक लेक्चर लेंगे जिसमें इस बात का बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे, दोनों में कोरिलेशन करा के देखेंगे, समझेंगे। लेकिन इतनी बात का जरूर पकड़ के रखेंगे इस टॉपिक आज के लेक्चर में कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो इज द मच ग्रेटर देन, बहुत बड़ा फोर्स होता है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। अच्छा एक बात और समझाती है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो टू टाइप्स के हो रहे हैं, एक तो अट्रैक्शन हो रहा है और एक तो रिपल्सन हो रहा है। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स होता है, ये रिपल्सन शो नहीं करता है। अगर आप ये नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, आवेश की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। बहुत अच्छे तरीके से खेलने वाले हैं, बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल सॉल्व करने बच्चा, इसको नोट करिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए आप हैंड लगाना है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आवेश की प्रॉपर्टी बात करने जा रहे हैं, आवेश के गुण क्या होने वाले हैं, इन सभी बातों को डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हेडिंग आप लगा लीजिए इसके अंतर्गत, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, कैसे होता है, अभी इसको फील करते हैं। पहले हेडिंग आना बच्चा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। अच्छा क्वांटीकरण से इनको समझ में आने वाला है कि क्या किया जा रहा है भाई, क्वांटिटी के बारे में डिसाइड करने जा रहे हैं कि किसी बॉडी पर कितना चार्ज क्वांटाइज करने वाले हैं, कितनी क्वांटिटी में हमको जो है चार्ज मिलने वाला है मार्केट में। अगर हम मान लो मार्केट में चार्ज खरीदने आते हैं, चार्ज बाय करने आते हैं, तो मिनिमम हम कम से कम कितना चार्ज ला सकते हैं, इसी बारे में बात करने जा रहे हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज को क्वांटाइज करने जा रहे हैं, चार्ज का क्वांटीकरण करने जा रहे हैं बच्चा। जैसे अगर बात किया जाए ब्रह्मांड में कोई भी चीज है उसको क्वांटाइज किया गया है, मिनिमम कम से कम कितना ला सकते हो। जैसे मान लो अगर मैं बात करता हूं कि ये क्या है, हमारे पास एक मार्कर है, अगर मैं जाऊं तो इस मार्कर को अगर मार्केट से बाय करना चाहते हैं तो क्या ये मार्कर को मैं इंटू 1 के मल्टीपल में लेकर आते। जैसे मैं ये बोलूं कि भैया एक मार्कर दे दो, इंटीजर मल्टीपल रहता है, 2 दे दो, 3 दे दो, 4 मार्कर दे दो, 5 मार्कर दे दो, ऐसे मार्कर खरीद के ला सकते हैं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं मार्केट से ये मार्कर लेने जाऊं और मैं बोलूं भैया मुझे हाफ मार्कर दे दो, 2/3 मार्कर दे दो, दुकान वाला भी हमको भगा देगा। बच्चा हाफ मार्कर कैसे देगा यार, वो 2/3 कैसे देगा, और सर फिर मेरे यूज नहीं होगा, वो खराब हो जाएंगे। मतलब समझ रहे हैं यार आप। तो मार्कर को मिनिमम कम से कम हम लोग एक ला सकते हैं। उसी तरीके से अगर चार्ज को मार्केट से खरीदने आते हैं तो वो भी कुछ क्वांटिटी होने वाली है, वो कम से कम उतने क्वांटिटी के इंटीजर मल्टीपल में ही हम लोग को चार्ज पार्टिकल्स देने वाला है। उससे मतलब ना तो वो उससे कम चार्ज पार्टिकल नहीं दे सकता हमको, जो है कुछ इस तरीके से आवेश का क्वांटाइज किया जाता है। इसको हम लोग उसकी प्रॉपर्टी अंदर पढ़ रहे हैं। तो जैसे मान लो जो है बच्चा कि अगर इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन
यही दो पार्टिकल्स ऐसे हैं जो चार्ज कैसे करते हैं, वरना बच्चा एक्चुअली क्या है ना, चार्ज जो है बहुत सारे पार्टिकल्स, हमने क्या रखा था 100 एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, तो इनमें से बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो चार्ज रखते हैं, ये सच बात है। इनमें से बहुत सारे पार्टिकल्स क्या हैं जो चार्ज, जैसे आपका आ गया क्वार्क आ गया, एंटी क्वार्क आ गया, ये भी चार्ज रखते हैं, इनके पास भी चार्ज प्रेजेंट होता है, लेकिन ये चार्ज जो होते हैं ये डिपेंडेंट चार्ज होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स पर या प्रोटॉन्स पे चार्ज प्रेजेंट होते हैं ये इंडिपेंडेंट चार्ज पार्टिकल्स हैं। तुम सिर्फ इतना जानो कि मान लो यूनिवर्स में सिर्फ दो ही पार्टिकल्स ऐसे हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, जिनके पास चार्ज प्रेजेंट होता है, तो हम लोग को जो चार्ज मिलने वाला है वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के इंटीजर मल्टीपल पे मिलने वाला है। हम लोग को टोटल चार्ज कैसे मिलेगा बच्चा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर प्रेजेंट होने वाले इलेक्ट्रॉन का इंटीजर मल्टीपल होने वाला है। मतलब मैं क्या लिखूं कि इफ, तो क्या लिखा बच्चा कि इफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द ओनली चार्ज कैरीज इन द यूनिवर्स, ऑल ऑब्जर्वेबल चार्ज मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। मतलब अगर ब्रह्मांड में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स यही ऐसे दो पार्टिकल हैं जो चार्ज कैरी करते हैं, तो आपको किसी भी पार्टिकल्स पर जो नेट चार्ज मिलने वाला है वो इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स पर प्रेजेंट होने वाले चार्ज के इंटीजर मल्टीपल में मिलने वाला है। एग्जाम्पल में मान लो जो है, अगर हमारे पास मान लो कोई पार्टिकल है जिस पर n1 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और n2 प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, और उस पर पूछा जाए कि बताओ टोटल कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, कितने चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है बच्चा, तो हम लोग कैसे निकालने वाले हैं, हम लोग ये बोलने वाले हैं n1 इलेक्ट्रॉन्स। हमने क्या बोला कि मैंने बोलने वाला चार्ज पार्टिकल कितने हैं, हमने क्या कहा बॉडी के पास n1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, बहुत अच्छा, और बॉडी के पास n2 प्रोटॉन प्रेजेंट था, तो टोटल चार्ज पार्टिकल्स पर कितना आने वाला है भैया, क्या होगा, ई कॉमन हो गया, क्या आ गया n1 माइनस n2। तो मतलब यहां समझ में आता है किसी भी निकाय पर प्रेजेंट होने वाला, किसी भी बॉडी पर प्रेजेंट होने टोटल चार्ज क्या होने वाला है, इंटीजर मल्टीपल होने वाला है, किसके, इलेक्ट्रॉन्स के, जो है इलेक्ट्रॉन्स पर प्रेजेंट होने वाला आवेश ई के बच्चा। यहाँ पे प्लस में आ सकता है क्योंकि चार्ज टू है पॉजिटिव या फिर निगेटिव। इस फॉर्मूले को जरूर ध्यान रखना, इसे बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q बराबर प्लस माइनस NE। सिंपल सी बात है, इसका यही मतलब है किसी भी निकाय पर प्रेजेंट होने वाला टोटल चार्ज जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स पर प्रेजेंट होने वाले आवेश का इंटीजर मल्टीपल होता है। मैं यहां लिख दूंगा वेर Q क्या है बच्चा, Q टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज कहां पर, टोटल चार्ज ऑन द बॉडी या ऑन द पार्टिकल। N क्या है बच्चा, इंटीजर मल्टीपल, ध्यान रखना ये कैसा है, इंटीजर मल्टीपल, कोई इंटीजर नंबर है, n क्या है बच्चा, n की वैल्यू लिख रहा हूं मैं, n बराबर क्या आएगा 1 2 3 4 सो ऑन n। और बच्चा e क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और वो कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम का। मतलब आपको जो है किसी भी बॉडी पर जो चार्ज पार्टिकल मिलने वाला है वो प्लस माइनस 2 ही मिलेगा या फिर प्लस माइनस 5 भी मिलेगा, इस तरीके से मिल सकता है, इंटीजर मल्टीपल मिलेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल पर 2/3 ई मिल जाए, आपको जो है चार्ज कितना मिल जाए, आपको 5/4 के मल्टीपल में नहीं मिलेगा। वो कैसा मिलने वाला है, इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में मिलेगा, किसी भी फ्रैक्शनल फॉर्म में आपको चार्ज मिलने वाला नहीं है। जैसे ये मार्कर जो हम लोग को फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं मिल सकता है, या तो 1 मिलेगा या तो 2 मिलेगा या तो 3 मिलेगा, इंटीजर फॉर्म मिलने वाला है, वैसे चार्ज पार्टिकल जो है वो भी आपको ई के इंटीजर मल्टीपल में ही मिलेगा, अदरवाइज फ्रैक्शनल फॉर्म में आपको चार्ज नहीं मिल सकता। बच्चा किसी कोई दिक्कत आने वाली है, नहीं आ रही मुझे लग रहा होगा, अगर आई है तो डेफिनेटली जो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपसे जरूर बात करेंगे। बच्चा एक बात ध्यान रखना, मैं आपको जो है अपना एक व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करता हूं, जिससे आप हमको जो है अपना पर्टिकुलर क्वेश्चन आप हमसे पूछ सकते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप वहां हमको व्हाट्सएप करेंगे बच्चा, और फिर मैं आपको जो है उसका रिप्लाई करूंगा। अगर आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली मैं वहाँ आप सबके सामने भी लगाने वाला हूँ, ऐसे बोर्ड सामने जो है क्लियर होगा, ताकि सबके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। भाई सब लोग मिल के करेंगे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं मिलकर करेंगे बच्चा, और
आपसे कंपटीशन क्रिएट करेंगे और अपना सिलेक्शन जरूर लेंगे यार। बहुत अच्छी बात है। Q बराबर NE, इस फॉर्मूले याद रखना। इसी पर हम लोग जो है 2-4 न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जहां से आप जो है क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे, सारे क्वेश्चन लगाएंगे। जो आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे उसका जो है पहले तो सारे क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करने वाले हैं, जो आपको नहीं आएगा वो भी कमेंट करें ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उस न्यूमेरिकल से बातें कर सके। बच्चा इसको नोट कर लिएगा। क्वांटाइज आप चार्ज क्या होता है समझ में आ गया होगा कि किसी भी निकाय पर प्रेजेंट होने वाला टोटल चार्ज जो है वो इंटीजर मल्टीपल ई के इंटीजर मल्टीपल में होता है। बच्चा आई होप आपने नोट कर लिया है। तो हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चा, इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। प्रोटॉन का मतलब होता है बच्चा कि पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। अच्छा, अगर किसी बॉडी पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, अगर ज्यादा प्रोटॉन होंगे तो पॉजिटिव चार्ज होगा। इन सही बात को ध्यान रखना, इन पर न्यूमेरिकल लगने वाले बच्चा जो है। चार्ज की एक अगली प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हेड लगाना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण। बच्चा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात करते हैं। डेफिनेटली यार, कंजर्वेशन तो हमारा पुराना वास्ता है। कंजर्वेशन वर्ड सुनते ही दिल खुश होता है क्योंकि पढ़ चुके हैं। जैसे एनर्जी कंजर्वेशन है, मोमेंटम कंजर्वेशन है, तो वैसे बच्चा जो है चार्ज क्या होता है? चार्ज भी कंजर्व होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या मतलब होता है? देखो सुनो, जैसे एनर्जी बारे आप क्या बोलते हो कि एनर्जी क्या होता है? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। बच्चा सेम टू सेम बात करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लेके कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मतलब बच्चा जो चार्ज है ना वो कंजर्व रहता है। चार्ज भी क्या होता है? संरक्षण रहता है। उसको जनरेट नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक काम कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, पर हम लोग जनरेट नहीं करने वाले। बच्चा मैं क्या लिखने वाला हूं कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड। चार्ज के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि फॉर द आइसोलेटेड सिस्टम द नेट चार्ज इज कंजर्व। बच्चा मैंने क्या बोला है कि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो टोटल चार्ज होता है वो क्या होता है? कंजर्व होता है। मतलब आइसोलेटेड सिस्टम पर हम चार्ज को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, चार्ज को क्रिएट भी कर सकते हैं, लेकिन नेट चार्ज उसका जो होगा वो क्या होने वाला है? वो कंजर्व रहेगा। चलिए इसको एग्जांपल समझते हैं। समझ में तो कम आ रहा होगा कि अभी कह रहा हूं चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, और अभी बोल रहा हूं कि आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज को क्रिएट भी कर सकते हैं और चार्ज को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। लेकिन चाहे जैसी बातें हो, एक बात तो हमेशा कंफर्म होने वाली है कि नेट चार्ज इज हमेशा क्या होने वाला है? वो कंजर्व रहेगा। एग्जांपल समझ लेते हैं बच्चा, बातें बिल्कुल नहीं। देखो ये लगाया हमने जो है एक डब्बा, आइसोलेटेड सिस्टम अपना ये जो है, और इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंतर्गत हमने क्या कर रखा है? 3 चार्ज पार्टिकल ले लिए, 1 2 3। हमने क्या कर रखा बच्चा? 3 बॉल लग दी छोटी छोटी। ये तीनों बॉल जो है मेटालिक बॉल है। आइसोलेटेड सिस्टम के अंतर्गत हम लोगों ने एक मेटालिक बॉल ले ली है। अब ध्यान देना, मेटालिक बॉल आ गई। मान लो इस पर हमने जो है 5 कूलाम का चार्ज दे दिया, इस पर हमने जो है -3 कूलाम का चार्ज दे दिया बच्चा जो है, और इस पर हम लोगों ने 8 कूलाम का चार्ज दे लिया। कितने कूलाम ले लिया? 8 कूलाम का चार्ज दे लिया। आइसोलेटेड सिस्टम है। हमने क्या किया? इस डब्बे को पकड़ा और एक अच्छे तरीके से उसको जो है हिला हिला करके क्या कर दिया बच्चा जो है? मिला लिया। सारी बॉल्स को, मेटालिक बॉल्स को आपस में क्या किया? टच कराया। सारी बॉल्स आपस में क्या हो गई? टच हो गई, और टच होने के बाद इनको दोबारा से मैंने अलग कर दिया। ध्यान सुनना, मैंने क्या किया था? डब्बे में जो है बॉल लिया, 3 बॉल, तीनों बॉल पे अलग अलग चार्ज पार्टिकल्स दिए, तीनों को बढ़िया से मिलाया। मिलाने के बाद फिर से डब्बे को अलग किया, और फिर हमने क्या देखा? एक चार्ज पार्टिकल पर 13 कूलाम का चार्ज आया बच्चा। कितना आया? 13 कूलाम का आया। दूसरे चार्ज पार्टिकल्स पर हमने देखा कि बच्चा -3 कूलाम का चार्ज प्रेजेंट था। अब बताओ इस वाले चार्ज पार्टिकल्स पर टोटल चार्ज कितना प्रेजेंट होगा? ये क्वेश्चन है बच्चा। इस पर जो है कितना आएगा? थोड़ा ध्यान से देखना। हमने क्या कहा है?
आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। यहां पर देखो पहली बॉल पर जो है 5 कूलम चार्ज था, अब हो गया 13 कूलम का, मतलब चार्ज क्रिएट हुआ है, लेकिन नेट चार्ज क्या रहेगा, वो कंजर्व रहेगा। कैसे करने वाले हो, ध्यान से करो। आई होप आप कमेंट आना चाहिए, मैं वेट कर रहा हूं बच्चा। जल्दी से बताओ तीसरी बॉडीज पर, तीसरी बॉल पर नेट चार्ज कितना है, ये बात आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करिए। हो गया? हाँ, बहुत अच्छा बच्चा। चलिए, जिन लोगों ने आंसर दिया होगा उनको देखते हैं कि क्या उन्होंने सही आंसर दिया है, गलत किया, या कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। बच्चा बताओ, नेट चार्ज कंजर्व है। बताओ इस डब्बे के अंदर टोटल चार्ज कितना है। ध्यान रखना, मैंने क्या बोला है कि अपने पास जो है वो टोटल चार्ज कितना है। 5 कूलम का यहाँ है, 8 कूलम का यहाँ है, 8 5 13 कूलम माइनस 3 कूलम बचा, 13 माइनस 3, टोटल चार्ज अपने पास जो है 10 कूलम का होना चाहिए। तो मैंने क्या कहा था, नेट चार्ज कंजर्व रहेगा, मतलब यहां भी जो है हम लोग के पास टोटल चार्ज कितना होना चाहिए, 10 कूलम का ही होना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो अपने पास जो सिस्टम था उस पर टोटल चार्ज 10 कूलम का था। 13 कूलम का ये हो गया बच्चा, माइनस 3 कूलम का ये हो गया बच्चा। अब हमको ये बताओ 13 कूलम का ये चार्ज है, माइनस 3 कूलम का ये चार्ज है, तो क्या टोटल चार्ज अपने पास 10 कूलम का प्रेजेंट हो चुका है? हाँ, हो गया है। तो बताओ तीसरी बॉडी पर अपना जो है, तीसरे बॉल पर जो है नेट चार्ज कितना आ रहा है, 0 कूलम का चार्ज प्रेजेंट होगा, तभी जो है हमारा नेट चार्ज क्या हो सकता है, कंजर्व हो सकता है। मतलब ये बॉडी क्या हो चुकी है, न्यूट्रल बॉडी हो चुकी है, मतलब इसके पास जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उतना ही क्या प्रेजेंट हो गया, प्रोटॉन प्रेजेंट हो गया है। इसलिए हमारी जो तीसरी बॉल क्या होगी बच्चा, जो है ये होगी अपने पास न्यूट्रल हो गया। इस पर कितना चार्ज आ गया, 0 कूलम चार्ज आ गया। जिन लोगों ने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है, बहुत अच्छा है बच्चा। जो लोग नहीं कर पाए हैं वो आगे क्वेश्चन को अच्छा कर लेंगे, बिल्कुल भी सोचना नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करनी है, थोड़ा सा पढ़ना है, और हम लोग आगे क्वेश्चन को अच्छा करना स्टार्ट कर देंगे बच्चा। तो यहाँ हमको कंफर्म हो चुका है कि तीसरी बॉल पर कितना आ रहा है, 0 कूलम का चार्ज आ रहा है। बहुत अच्छा यार। अब ध्यान सुनो, हमने क्या देखा था कि जिसके पास मास प्रेजेंट है उसके पास चार्ज आया था। क्या बता, जिसके पास मास प्रेजेंट है डेफिनेटली उस बॉडी के पास चार्ज होगा। ध्यान से बोलना, हम लोग स्टार्टिंग में, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन बोलूंगा, जैसे हमने जो जो पढ़ा हुआ है उन्हीं को रिकवर करने के लिए शुरू से लेकर अंत तक जो है, जो अभी आज के लेक्चर में हुआ हम लोग का, इसी पे मैं कुछ क्वेश्चन कर रहा हूं, वो आप भी ध्यान सोचेंगे और इसका आंसर मैं आपको अगले लेक्चर में देने वाला हूं। मेरा पहला क्वेश्चन यही है, हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के पास क्या प्रेजेंट था, मास प्रेजेंट था, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास मैंने देखा तो चार्ज है, लेकिन न्यूट्रॉन के पास चार्ज नहीं है। अब ध्यान सुनना, क्या ये सही है कि क्या जिसके पास मास है उसके पास कंफर्म चार्ज है, या जिसके पास चार्ज है उसके पास कंफर्म मास है? दोनों बातें ध्यान सुनना, और ये आप जो है अपने मन में सोचते रहना, इसका आंसर मुझे आपसे सुनना है। ध्यान सुनना, फिर से बोल रहा हूं, क्या जिसके पास मास प्रेजेंट है उसके पास कंफर्म चार्ज प्रेजेंट होगा, या जिसके पास चार्ज है उसके पास कंफर्म मास होगा बच्चा? ठीक, बहुत अच्छा। अब आपने क्वेश्चन सुन लिया है, ये भी आप जो है क्वेश्चन ध्यान सुनते रहिएगा। अगली बार हम लोग जो है अगले लेक्चर में हम लोग इस पर डिस्कस करने वाले हैं, और Q बराबर प्लस माइनस एनी वाले पे मेहनत करके आना, मतलब मेहनत करने मतलब है क्वेश्चन ट्राई करके आना। लिंक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वहां से न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत बेस्ट न्यूमेरिकल्स हैं, उसको जरूर डाउनलोड करना और वहां से न्यूमेरिकल ट्राई करना। नेक्स्ट लेक्चर में उस न्यूमेरिकल्स को हम लोग ट्राई करने वाले हैं, उसको सॉल्व करेंगे, और किसी भी पार्टिकल्स को कैसे चार्ज करते हैं, वे ऑफ चार्जिंग, जो कि बोर्ड का टॉपिक होने वाला है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड का हो सकता है कि वे ऑफ चार्जिंग क्या होता है, इन पर हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। तब तक के लिए जो पढ़ाया गया है इसे जरूर रिवीजन करना, बाकी Q बराबर एनी पर क्वेश्चन लगाना है आपको जो है, और मैंने जो क्वेश्चन बोला है उस पर सोचना है। ये काम करते रहिए बच्चा, मिलते हैं हम लोग जो है अगले लेक्चर पे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए बच्चा, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए।